8वें का बी, ठीक है, 9वें का डी, 10वें का ए, सॉरी 10वें का सी, 11वें का बी, 12वें का ए, 13वें का बी, 14 का बी, 15वां का डी, 16 का डी, 17वें का सी, 18वें का बी, 19 का डी, 20 का बी, 21 का सी, 20 का बी, 21 का सी, 22 का बी, 23 का डी, 24 का सी, 25 का सी, 26 का बी, 27 का सी, 28 का डी, 29 का सी। सही है जो मैं बता रहा हूं। सी, फॉर्मेल्डिहाइड क्यूप्रस ऑक्साइड का विलयन देता है, एस्टल्डिहाइड क्यूप्रस ऑक्साइड का लालोक्षेप देता है, लेकिन एसीटोन जो होता है वो केलिंग विलयन में क्यूप्रस ऑक्साइड का लालोक्षेप नहीं देता है। और 30 का डी, 30 का बी, डी नहीं बी, डी साबुन कहां हो जाएगा, डी। जो ऐसे होते हैं उच्च वसा जो होते हैं तेल खनिज उसमें नहीं आते ग्लिसराइड में, उच्च वसा हम लोग को ग्लिसराइड कहते हैं। अब आप जल्दी से बताओ, काउंट करो, देखो कितना सही हुआ। और आज आपको पता भी है 99 आप लोगों का टारगेट है। 1% पे 10 डंडे हैं आप लोगों के। 1% अगर आपका गलत हुआ तो 10 डंडे। पता चला? गलत सही नहीं करोगे। परसेंटेज ना निकालो, गलत सही निकालो। 4 का मल्टीप्लाई कर दो, जितने गलत उतने माइनस कर दो। तो हो गया। परसेंटेज ना निकालो, सीधे सीधे कर लो। संधावन सिंह है, ले आओ, ले आओ भाई, कैसे मैनेज किया जाए। कम है, हो गया। डंडा लाओगे? क्यों? अभी कहाँ 10 दिन, कल से बचेंगे, कल से नहीं मारेंगे। आज तो अभी एक दिन ज्यादा है ना, कितने दिन ज्यादा है? दिक्कत हो जाती है, दिक्कत हो जाती है मार खाने को, क्या दिक्कत हो। अब जो है ऋषि कुमार, ठीक हो, फिट हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? 10 दिन के बाद आप लोग मिलेंगे नहीं, हमें लोग, है ना? 10 दिन के बाद आप लोग मिलोगे नहीं, यूट्यूब में मिलोगे हैं? कहाँ पर आएंगे? हम तो आएंगे। आप लोग जो है 12 तारीख को अपने अपने घर चले जाओगे। बहुत दिन से घर नहीं गए हो, सामान समेटना चालू कर दिया होगा। सामान समेट के रख लो, और आधे तो पेपर दे के आएंगे, शामे के निकल जाए। अरे बाप रे, तुम भी जाओगे? जाना है घर? फिर काउंसलिंग कराने बाद में आओगे, है? चलो भाई, पहला कौन है इसमें? अभिषेक यादव आ जाओ। अभिषेक नहीं चल रहा है। अजय भाई आपकी क्लास इसमें रुकी पड़ी है, थोड़ा चालू कर दो। कितने सही है? 25 सही है, 5 गलत है। ठीक है, वैसे थोड़ा सा और मेहनत कर लो। रोल नंबर 61, जल्दी जल्दी करो। रोल नंबर 61, जल्दी आओ। कितने सही है? इसके सही है काफी। तुम्हारा साथी कहाँ गया है, एचआर वाला? कितने सही है? 24 सही, 4 गलत, और 2 किए नहीं। क्यों? 2 किए नहीं उसने। विवेक कुशवाहा है, 300 सही है, एक है। हाँ बिल्कुल राइट, विवेक कुशवाहा है। अंकित मौर्य, आ जाओ इधर, 70%। जल्दी आओ, देर नहीं लगाओ। पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, छोड़ दो इसको।
विश्व मोहन मिश्रा 24 सही, 5 गलत, एक किया नहीं होगा। सही है ना? विश्व मोहन मिश्रा। पवन कुमार गौतम, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है ना? तुम ये क्या कर रहे हो यार, अभी मेरा पैर तोड़ देते। कितने चाहिए? 24 है ना? मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पधार रहे हैं। कितने चाहिए? 4 गलत। प्रतीक वर्मा, प्रतीक वर्मा रहो घर में, इधर आओ। प्रतीक वर्मा के कितने चाहिए? तुम बहुत मक्कार हो। अरे बहुत, श्यामू मौर्य तुम तो बहुत पीछे हो यार। हर्षित कनौजिया, सिसोदिया, समाधिया, अरे गुलशन ग्लोबर, कितने? हाँ थोड़ी सी मेहनत। अरविंद यादव, कितने? 29। आलोक कुमार विश्वकर्मा, 27 सही है, 1 गलत है, और 3 आपने किए नहीं। हाँ जाओ। विपुल मिश्रा, 24 सही, 4 गलत, और 2 किए नहीं, हो गए पूरे 30। सही करो भाई, और जल्दी करो। अमन मौर्य, नीचे टेबल के बैठ रहा, सर्दी लग गई क्या है? इसी समय पेन गिरता है। कौन है? चलो मेहनत करो। 19 सही है। हाँ 19, 29 सही है। यहाँ रजा तो सही है। तुम्हारे गांव का है? गांव का नहीं। ऋषभ पांडे, 22 सही है, 7 गलत है, थोड़े से और मेहनत करो। शिवेन है? हाँ ये बहुत ज्यादा नाटक कर रहा है, ये कह रहा वहीं आ जाना। इधर आओ पहले, बाद में देखना, देखना बाद में। तुम तो धोखा करते हो यार। है? कौन है? कौन है? कितने सही? जाओ। संचित गौतम, कितने? तुम अगले बगल बैठे तो दोनों टीप दिए क्या? आ जाओ ऋषि, ये तो नहीं सुधरेंगे। देश, इनके भी इधर आओ। इसको, ऋषि को, आप चलो भाई ऋषि आओ। पहले कह रहे ऋषि को मारो तब लाओ। नहीं हम खोपड़ी में मार देंगे तो क्या फायदा है? 13 का भी, हाँ 13 का सही है ना? हाँ तो भी सही होगा। तुमने कौन सा सही किया? और किसी ने क्या सही किया? ये कौन है? काउंटिंग करो, काउंट करो जरा। ये कौन है तुम्हारा? कितने चाहिए? 30 में 30 सही, गुड। इसके लिए तालियां, 30 में 30 सही है। तो भाई पढ़ाई लिखाई है ना? आप लोगों को यहाँ मन नहीं लग रहा क्या पढ़ाई में? अब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कुछ कम लग रहा है? क्यों? ऐसा क्यों? पढ़ाई में मन लगना चाहिए। और देखिएगा, आप लोगों को जो टेस्ट कराए गए हैं उन सभी टेस्टों को एक बार आप रिवाइज जरूर करें। आपके पास मैटर लगभग पर्याप्त पहुंच चुका है। केमिस्ट्री के लगभग आपके पास कितने प्रश्न पहुंच चुके होंगे? 1000 प्लस होंगे। 1000 प्लस प्रश्न है आपके पास, और 1000 प्रश्न 25 प्रश्नों के लिए बहुत बड़ी होते हैं, तो आपके लगभग मोर देन उसी से प्रश्न फंसेंगे। परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और लगभग, क्यों भाई इधर, इस समय लगभग सारे सब्जेक्ट आपके ओके हैं। कोई सब्जेक्ट तो कमजोर तो है नहीं? कोई कमजोर लग रहा है? कौन सा कमजोर लग रहा है? नहीं वो सब फिट है। देखिएगा, आप लोगों को अभी 10 दिन है, 5 दिन तो और आइए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल नहीं आओगे? नहीं कल क्यों नहीं आओगे? डर लग रहा है? देखिएगा 5 दिन लगभग अभी और आओ, आप लोग पढ़ो और 5 दिन तक प्रैक्टिस करो। वैसे आना तो यहाँ पर डेली जब तक क्लास चलती है तब तक आना होता है, और समय आपका ज्यादा है। वैसे आप लोगों का यहाँ पर आओगे तो कोई ना कोई आप लोगों का टेस्ट होता रहेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी। और देखो, जो लोग लास्ट तक आए हैं उनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। उसका कारण, आप लोगों ने इतने सारे टेस्ट दिए हैं, प्रश्न आपके उन्हीं में से होंगे। अच्छा भले ही आपको याद ना हो, लेकिन जब पेपर में वो प्रश्न आएगा तो उसका आंसर ऑटोमेटिक आपको सही दिमाग में आने लगेगा, क्योंकि आपने किया है। तो इसलिए अब आपको ये रखना है कि पैसेंस रखो, लेकिन अपने को बीमार ना करो, सुरक्षित रहो। और जब सुरक्षित रहोगे तभी कुछ कर पाओगे, है ना? बीमार नहीं होना है, आराम से पूरी तैयारी के साथ रहिएगा। और सब लोग जो है, केमिस्ट्री के सारे जो क्वेश्चन एक जगह आप लोगों ने लिखे हैं उनको आपको क्या करना होगा? रिपीट करना होगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर एल्युमिनियम ब्रांच जो होता है, एल्युमिनियम ब्रांच होता है कि नहीं होता है? अब बताओ, एल्युमिनियम ब्रांच जो होता है, उस एल्युमिनियम ब्रांच में बताओ भाई, एल्युमिनियम ब्रांच जो होता है, एल्युमिनियम ब्रांच
एल्युमिनियम ब्रांच में कौन कौन तत्व होते हैं, कितने कितने परसेंट होते हैं, बताओ। इसमें एल्युमिनियम कितना परसेंट होता है और कॉपर कितना परसेंट होता है? बिल्कुल गलत जा रहे हो। एल्युमिनियम इसमें 10% होता है, कॉपर इसमें 9% होता है। अच्छा जय बताओ भाई, एल्युमिनियम ब्रांच के बाद एक आपको मैंने बताया था हिंडोलियम, हिंडोलियम बताया था। हिंडोलियम में कौन कौन सी धातु होती है? हिंडोलियम कौन कौन सी धातु होती है? एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, और आपका मैग्नीज होता है, और मैग्नीशियम होता है। बताओ कितने कितने परसेंट होता है? जल्दी से बताओ, अगर आप लोगों को आता है? तो बताओ कितने कितने परसेंट होते? तो हटा दो। है? याद नहीं है? 99%, 99% एल्युमिनियम होता है। बताओ भाई जल्दी से, नहीं बता पाओगे? 95% क्या होता है? 99% क्या होता है? एल्युमिनियम होता है, और 1% इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। 99% इसमें क्या होता है? ये नहीं होता है और ये नहीं होता है। 1% इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, हिंडोलियम। अच्छा जब बताओ भाई, वायु मिश्र धातु में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? वायु मिश्र धातु, वायु मिश्र धातु होती है कि नहीं होती है? बताओ, वायु मिश्र धातु जो होती है, इस वायु मिश्र धातु में, वायु मिश्र धातु जो होती है, इसमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? बताओ। एल्युमिनियम कितना होता है? साढ़े, हाँ एल्युमिनियम होता है इसमें, एल्युमिनियम आपका होता है 92.5%। फिर क्या होता है? कॉपर कितने परसेंट होता है? 4%। कॉपर कितना होता है? 4% होता है। कॉपर हो गया 4%, कॉपर हो गया 4%। फिर क्या होता है? मैग्नीशियम कितने परसेंट होता है? 1.5%। अभी तो कुछ कम पड़ रहा है, और क्या होगा? है? निकिल कितने परसेंट होगा? 2%। 2% इसमें निकिल होता है। अच्छा निकिल 2% हो गया। अब देखो 100% हो गया। 4 2 6 2 8, 1 9 और 1 10। ये वाई मिश्र धातु का क्या है? मिश्रण है। इसमें एल्युमिनियम आपका 92.5% होता है, कॉपर आपका 4% होता है, मैग्नीशियम आपका 1.5% होता है, निकिल आपका 2% होता है। अच्छा ये बताओ, आपका ड्यूरेलियम में कौन कौन सी धातु होती है? ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम जो होता है, ड्यूरेलियम में कौन कौन सी धातु होती है? ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम, इसमें कौन कौन सी धातु होती है? ये भी एक आपकी मिश्र धातु है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? ड्यूरेलियम में 95% क्या होता है आपका? एल्युमिनियम होता है। ड्यूरेलियम में 95% आपका क्या होता है? ये 95% इसमें क्या होता है? कॉपर कितने परसेंट होता है? 3%। और 2%, 1% क्या होता है? 1% इसमें मैग्नीज होता है, और 1% क्या होता है? मैग्नीशियम। ये आपका ड्यूरेलियम का मिक्सचर है। ड्यूरेलियम में 95% आपका एल्युमिनियम होता है, 3% आपका कॉपर होता है, 1% आपका मैग्नीज होता है, और 1% आपका मैग्नीशियम होता है। समझे बात को? चलो, इसके बाद 4 से 5 कोई किसी की क्लास होगी आपकी? है? मैं
क्या आपने कर लिया? कर लिया तो किताब निकाल के पढ़ो, कॉपी निकाल के। जो ना कर पाए हो वो कर ले। हो गया? मिला रहे हो क्या अंकित? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? रात 9 बजे। कल तुमने देखा था कि नहीं देखा था? देखे थे? हैं? तुम तो मान लो तुम्हारा नाम चर्चा में रहता है। आज फिर 9 बजे है, तो आज भी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। कर लिया? अरे बोलो भैया। तुम लोग का एडमिट कार्ड तो आ गया होगा, निकलवा लिया होगा। हो गया? अभी लगाया नहीं हो क्या सारा सवाल? क्यों? पूरा लगा लो। लो लो पूरा लगा लो, जल्दी पेपर लगाओ। मिला लिया सारा? हो गया? सारे क्वेश्चन हो गए? सबके हो गए? लगा लिए? बोलो भाई पीछे लगा लिए पूरा? ये बताओ, मीजोफिल कोशिका जानते हो? मीजोफिल कोशिका कैसे पाई जाती है? जड़ में, तना में, है? लीफ में?
गोली फॉर्म कोशिका जानते हो? गोली फॉर्म कोशिका जड़ में तना में है? कहाँ पाई जाती गोली फॉर्म कोशिका है? सुकुल कहाँ गई वो? सुकुल क्या हो गया? उल्टी। चलो बताओ बताओ, हो गया भाई, कर लिया? बोलो बेटा, नहीं किया ना? पुष्प सूत्र देखे हो कि नहीं? पुष्प सूत्र एक बार देख लेना। पुष्प सूत्र सवाल आता है पुष्प सूत्र से, और उसका एग्जांपल वो खाली पुष्प सूत्र लिख देगा, बताए पूछेगा किसका, ये किसका पुष्प सूत्र, एग्जांपल ऑप्शन लिखा होगा। ध्यान रखना ये बात। लाठी? और कौन मारा लाठी है? लाठी चली गया है। हम्म, चलिए। उखाड़ दो, उखाड़ के नीचे रख दो। ये तो हमने हार्मोन्स के बारे में बताया कि नहीं बताया? हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है बताया ना? एक बार रिवाइज कर लेना उससे, एक बार पढ़ लेना उसको, ठीक है, बढ़िया से अच्छे तरीके से। पूरा खरगोश रिवाइज कर डाले हो, खरगोश एनाटॉमी, जहां भी लगे डाउट रिवाइज कर डालना, गलती नहीं होनी चाहिए।
इसमें से कोई तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो क्या? कोई चलाता है इसमें से? तुम तो कुछ और ही चलाते हो। तुम इंस्टा नहीं, तुम डायरेक्ट वही चलाते हो, है ना? पूरा ही हारमोनिया बजाते हैं ये। चलिए करिए करिए। हर सवाल लगा डालो बिल्कुल। पहली रैंक आनी चाहिए, दिमाग में हो पहली रैंक। गलती नहीं करना है, 200 करके आना है। जीएस में समझ करना है, तो गलती हो जाती है वहां पे जल्दीबाजी में, लगता आसान है। जो बच्चे ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? तुम लोग पढ़ाई कैसी चल रही है भैया, एक बार बता देना जरूर। कोई भी डाउट बेटा आपका हो तो कंफर्म कर लेना, क्लियर कर लेना पहले से, ठीक है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो डाउट क्लियर करके जाना, कंफर्म करके जाना, क्योंकि एग्जाम पास आ गया है। बिल्कुल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बहुत मन से पढ़िए। जितना आपको पढ़ाया गया, दिखाया गया, नोट्स बनाया गया है, उसको आप पढ़ डालिए, ठीक है? बहुत अच्छा एग्जाम होगा। और आज सारे बच्चे रात 9 बजे लाइव आएंगे, सारे बच्चे जो बच्चे में सुन रहे हैं, अब बेटा रात 9 बजे लाइव आना आपको। रात 9 बजे सारे बच्चे जो हाइब्रिड बैच के हैं वो सब लाइव आएंगे रात 9 बजे आज। क्या रिवाइज कर रहे हो? तो बोतल गिर गया तुम्हारा, तुम ये कहीं के तुम क्या पढ़ रहे हो? एक, तो पर डाले पूरा। लगा डाले पूरा, तो पेंट कर डाले पूरा, सोच लास्ट तक कहाँ लगाया सोच? ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, रिजल्ट अच्छा होगा। क्या नाम है तुम्हारा? 120 क्वेश्चन करके आना, सही सही। कितने? 120, पहली रैंक आ जाएगी। 120 से पहली रैंक जो आए वही करना, 120 मत करना। 120 25, हाँ तुमको 180 करने पड़ेंगे।
कौन जनरल जनरल? हाँ तो 160 मारना पड़ेगा। जबरदस्ती कोई दिक्कत नहीं, इस बार 14 रैंक आएगी इसकी। मैं परेशान हूँ, 14 रैंक आएगी। बटालियन नहीं, पूरा बटालियन ठीक। और कोई इसमें गौतम है? गौतम कितनी क्या पढ़ाई कैसी चली तुम्हारी? कितनी रैंक आएगी? ए भाई सके हैं? लड़ाई चल रही है, पढ़ाई करो। हाँ तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। 120 करना, 130 उसे मत करना। कितनी पिछली बार? पिछली बार कितनी रैंक आई थी तुम्हारा? बहुत अच्छा करना भैया, बहुत अच्छा। रात में 9 बजे जुड़ेंगे सभी लोग, जुड़ना जरा एक बार, ज्यादा ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। आज 30 तारीख है, कल 31। हाँ कोई नहीं, ठीक है। कल भी मेरी क्लास होगी, आज भी ले रहे हैं, कल भी ले रहे हैं, तो चीजें हो जाएंगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। रहते रहिए। हाँ बेटा। चलिए कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी मिलते हैं।
अब आएगी, ठीक है। तो दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा तो मत देखो, सुनो खाली, ठीक है। तो कपास की खेती जो है तो मैं रिवाइज कराने जा रहा है, ठीक। अब तुमने क्या लिखा है मुझे नहीं पता है, जहाँ पर जो कमी हो तो वहाँ लिख लेना, ठीक है। हैं? हाँ पढ़ा है, जिस किसी ने भी पढ़ाया हो। क्या हुआ? कपास और अगर ये हो जाएगा तो फिर गन्ना रिवाइज करा रहे हैं, ठीक। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि कपास, अब वैसे देखो, वैसे क्वेश्चन पूछने में टाइम लगता है, दिमाग में आए तो सुने, चीज़ यही उसी को फिर से पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा नोट्स है, ठीक है। हम जब पहले जितना भी हम पढ़ाते हैं हमारे पास सबका खुद का लिखा हुआ नोट्स है, पहले 4-5 चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, तब उसके बाद आपको पढ़ाते हैं, मेहनत लगती है उसमें। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कपास की, तो कपास क्या है कि मतलब एक कैसी क्रॉप है, कैश क्रॉप है कि नहीं है। तो कपास एक क्या है, कैश क्रॉप है, ठीक है, एक नकदी फसल है। दूसरी बात, कपास में जैसे फसल में क्या होता है कि प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे मक्के का उसमें चाहे टेंट कॉर्न, फ्लोर कॉर्न, पॉड कॉर्न, पॉपकॉर्न, इसी प्रकार चाहे गेहूं देखो, धान देखो, अरहर देखो, कुछ भी देखो, तो कपास में भी क्या है, प्रजातियां। आगे यहाँ के बैठो, आके यहाँ पीछे से, यहाँ से बैठो, आके आओ, सुनना है लिखना नहीं, केवल लिखना है, जो लिख लेना तो नहीं आता होगा। आगे आओ, आगे आओ, टाइम पास करना होता तो हम ऐसे कर देते। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वैज्ञानिक नाम में गॉसिपियम स्पीसीज लिखा हुआ है। स्पीसीज का मतलब इसकी कई सारी प्रजातियां हैं, ठीक है। तो स्पीसीज का मतलब क्या है कि इसकी कई सारी प्रजातियां हैं, जैसे गन्ना अपने पास सेकेरम ऑफिसियरम, नोबेल कैन है, सेकेरम बारबेरिस, सेकेरम साइनेंसिस, सेकेरम रोबस्टम, स्पॉन्टेनियम, तो कई सारी प्रजातियां हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड है वो क्या है, सेकेरम ऑफिसियरम है। इसी प्रकार ओराइजा स्टाइबा, ओराइजा ग्लेबरियम, लेकिन जो कल्टीवेटेड है वो क्या है, ओराइजा स्टाइबा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो कपास की प्रजातियां हैं उसमें कई सारी प्रजातियां हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, केवल गॉसिपियम स्पीसीज। जितने भी वैज्ञानिक नाम है फसलों के आपको याद कर लेने हैं, वैज्ञानिक नाम से और एक गुणसूत्र से प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा ही पूछा जाएगा, जो आप बरसीम का पूछेगा तो पता ही दोगे ना, मूंगफली का पूछेगा तो पता ही दोगे ना, गेट लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद फैमिली की बात करेंगे, तो फैमिली क्या है, मालवेसी, मालवेसी यानी भिंडी, ठीक है, मालवेसी फैमिली है। और क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 26, लेकिन 26 भी होते हैं और 52 भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा नहीं है 2n बराबर 26 और 52। अब 26 किसमें, 52 किसमें, अभी जब एक एक प्रजातियां पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर देखेंगे। फिर उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे तो भारत माना जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए बात आती है इसके महत्व के बारे में कि इसकी खेती क्यों होती है, ठीक है। अब इसमें से जो पॉइंट ना लिखा हो उसको लिख लेना। तो पहली बात क्या लिखी, इसकी खली में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 6% होती है, ठीक है। तो अगर नहीं लिखा तो लिख लेना, ठीक है। तो जो कपास का बिनौला है, ठीक है, तो इसकी जो खली मतलब निकालेंगे, तो खली जो है, खली मतलब खली क्या है, तेल निकालने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ है, तो इसकी जो खली होती है उस खली में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो लगभग 6% होती है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो लिख ले। फिर क्या लिखा, कपास एक खरीफ ऋतु की फसल, ये भी ध्यान रखना, ऋतुओं से भी पूछता है कि कपास किस ऋतु की फसल है, तो कपास खरीफ ऋतु की फसल है। दूसरी बात, ये क्या है, रेसे वाली फसल है। जैसे हम क्या करते हैं फसलों को उनकी उपयोगिता के आधार पर बांटते हैं, जैसे तिलहनी फसलें, अनाज वाली फसलें, चारे वाली फसलें, सरकरा की फसलें। तो कपास किसमें आएगी, रेसे वाली फसलों में। जूट किसमें आएगा, रेसे वाली फसलों में, ठीक। तो कपास क्या है, खरीफ ऋतु की फसल है, रेसे वाली फसल है, और इसकी खली में नाइट्रोजन की मात्रा 6% पाई जाती है। इतना क्लियर। फिर उसके बाद अगर वस्त्र उद्योग में देखते हैं, जैसे कॉटन इंडस्ट्री मतलब कपड़ा इंडस्ट्री, कपड़ा मतलब टेरिकॉट के होते हैं, नायलॉन के होते हैं, सबके होते हैं। तो वस्त्र उद्योग में, ठीक है, वस्त्र उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपास का कितना योगदान है, लगभग 70%। मतलब कपड़ा उद्योग में, वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा योगदान जो है कपास का है। तो कपास किसके उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, वस्त्र उद्योग के लिए। उसमें कितना योगदान है इसका, 70% योगदान है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कपास के बीज में तेल की मात्रा, अभी तो यहाँ पर जो खली थी उसमें नाइट्रोजन की मात्रा थी, अब कपास के बीज में तेल निकालेंगे तभी तो खली बनेगी। तो तेल कितना होता है, तो इसका जो रेंज होती है 16 से 25% इसमें तेल होता है। कितना, 16 से 25%। कपास के बीज में तेल की मात्रा होती है 16 से 25%, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, कपास की एक गांठ का वजन लगभग 170 किलोग्राम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कपास की एक गांठ का जो वजन होता है कितना होता है, 170 किलोग्राम होता है। वहीं पर अगर जूट का पूछ ले तो 180 किलोग्राम होता है। जूट आपके सिलेबस में है नहीं, कपास है, ध्यान रखना। तो कपास का जो एक गांठ का वजन होगा 170 किलोग्राम होगा, तेल की मात्रा 16 से 25% होगी, नाइट्रोजन की मात्रा 6% होगी। ये खरीफ ऋतु की फसल है और एक प्रमुख रेसे वाली फसल है, वस्तु में इसका योगदान 70% है। और ये मालवेसी कुल की फसल है, और ये इसमें क्या 26 या 52 होते हैं। गॉसिपियम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इतनी बात क्लियर है, जो इसमें ना तो वो लिख लेना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, फिर आपको पता है कपास कैसा है, तो ये डे न्यूट्रल प्लांट है, ठीक है। मतलब प्रकाश कालिका, जो प्रकाश कालिका इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 12 घंटे 14 घंटे कम हो जाता हो। और साथ ही साथ ये C3 प्लांट है ना भैया, C3 प्लांट है। अब इसका टेस्ट वेट की बात करें, TW मतलब टेस्ट वेट, इसका परीक्षण भार कितना होता है, 72 ग्राम होता है। टेस्ट वेट कितना होता है, 72 ग्राम। टेस्ट वेट क्या होता है, वेट ऑफ 100 सीड्स, ठीक है, 1000 दानों का भार, ठीक है, या वजन कितना होगा कपास का, 72 ग्राम। अगर वहीं पर 100 दाने होते, 100 दाने तो क्या होता, सीड इंडेक्स होता, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखा है, FS और CS। FS CS क्या होता है, अगर हमें कपास के बीज का उत्पादन करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है कि किस कौन से बीज, अब बीज की क्लासेस हमने पढ़ाई, बताओ क्या क्या है, बताओ। सीड क्लासेस बताई थी जो हमने एग्रोनॉमी में पढ़ाया था, छोटी कॉपी में लिखा था, हाँ वो बताओ। हाँ हाँ, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड हो गया, रजिस्टर्ड सीड, ठीक है। बैठो, क्रम से याद रखो। तो इसमें क्या है, अगर हमें फाउंडेशन सीड का उत्पादन करना है और सर्टिफाइड सीड का उत्पादन करना है, तो एक फील्ड जैसे ये है कपास का इसमें लगाए हैं, तो दूसरे फील्ड से दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो अगर हम फाउंडेशन सीड का उत्पादन कर रहे हैं तो 50 मीटर की दूरी एक फील्ड से दूसरे फील्ड की होगी, ठीक है। और ये जो सीड होगा फाउंडेशन और सर्टिफाइड, ये हाइब्रिड सीड होगा। कैसा, संकर बीज के उत्पादन की बात। अगर यहाँ पर सर्टिफाइड प्रमाणित बीज जो किसानों को दिया जाता है, तो उसका हमें उत्पादन करना है, तो एक खेत में कपास यहाँ लगा है और दूसरे खेत में यहाँ लगा है, तो उसकी दूरी फिर 30 मीटर होनी चाहिए, समझे। तो 50-30 है, वैसे ये आपके लेवल का नहीं है, ये आपने पूछता नहीं है, छोड़ दो, फिर भी मैंने बता दिया। टेस्ट वेट ध्यान रखना कितना होता है, 72 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, दिख रहा है, राइटिंग चकाचक है, अच्छा मक्खन लगाओ, हैं लाओ, फिर 10,000 निकालो, चढ़ाओ इसको जल्दी से। फिर देखिए, कपास का रेशा फल से प्राप्त होता है। फल का मतलब उसका फ्रूट होता है, फल होता है जो उसका, ठीक है। पूछे किससे प्राप्त होता है, जड़, तना, पत्ती, फल, किससे। तो कपास का जो रेशा प्राप्त होता है किससे मिलता है, फल से मिलता है। और जो सेलुलोज से बना होता है, किससे बना होता है, सेलुलोज से, ठीक है। रेशा किससे बना होगा, सेलुलोज से। फिर क्या, रेशा बीज भित्ति की बाहरी वृद्धि होती है, मतलब बीज होगा नहीं, समझे। देखो जैसे होता है कि
मतलब जैसे बीज का मतलब क्या है, देखो बीज होगा तो बीज पे क्या होते हैं, रेसे दाढ़ी निकली होंगी, जैसे मूली है तो मूली पे से नहीं निकले रहते बाल, तो वही चीज लिखी है कि रेसा जो होता है बीज भित्ति, मतलब बीज के ऊपर जो भित्ति होती है सीड कोट की बाहरी वृद्धि होती है, ठीक है। रेसा कुछ नहीं होता, बीज भित्ति की बाहरी वृद्धि होती है, समझ में आया? हाँ, ये तो नहीं जानते होगे, क्यों जानते थे कि नहीं जानते? तो रेसा क्या होता है, बीज भित्ति की बाहरी वृद्धि है। और रेसा किससे प्राप्त होता है, कपास के फल से प्राप्त होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए, फिर देखिए अब क्या लिखा है, कपास के लंबे रेशों को, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कई बार, हाँ क्या है कि लिखा है कपास के लंबे रेशों को, यानी कि जिनकी लंबाई ज्यादा हो उन्हीं रेशों का उपयोग किया जाता है, कहां पर, कपड़ा इंडस्ट्री में बनाने में। उन्हीं लंबे रेशों को व्यावसायिक उपयोग के लिए और व्यावसायिक रेशों के नाम के लिए जाना जाता है। लंबे रेशे का तो प्रयोग करेंगे, छोटे क्या क्या करेंगे, चार रखेंगे का। अब जैसे बाल है तो बाल जैसे है, गांव में क्या होता था कि पहले आपने देखा होगा कि गुब्बारे वाला आता था तो बाल छपरा में लगा के जब इकट्ठा हो जाते थे, तो अब तुमका बाल कटा के नौकर दाढ़ी बना छोटे छोटे देते हैं उनको, तो वो लेगा, उसका व्यवसाय तो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार क्या है कि कपास के जो लंबे बड़े रेशे होते हैं उनका उपयोग किया जाता है व्यावसायिक उपयोग के लिए, और उनको लिंट कहते हैं, ठीक है। कपास के लंबे रेशों को लिंट कहा जाता है, क्या कहते हैं, लिंट कहा जाता है। और छोटे रेशे को फज कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आया था ना। और जब क्या करते हैं, सीड की बुआई करते हैं, ठीक है, तो सीड की बुआई करने के लिए जर्मिनेशन अच्छा हो तो आपको पता है कि बीज जो होगा और बीज के बाहर छोटे छोटे रेशे होते हैं, तो मतलब किससे, बीज भित्ति से उनकी वृद्धि होते हैं। तो जब हम जैसे कपास का बीज लाए कहीं से तो उसमें रेशे होंगे भले छोटे छोटे हो, तो उनको हटाने के लिए क्या करते हैं, डी लिंटिंग बोला जाता है। तो लिंटिंग तो बड़े रेशे होते हैं, उसको डी फजिंग बोल सकते हो। मतलब यह है कि अगर इन रेशों को हम हटाते हैं और इसकी जो कठोर परत है वो टूट जाएगी तो जर्मिनेशन अच्छा होगा, समझे नहीं समझे? अब जैसे चना है, चना वैसे तो सूखा है, हार्ड होगा, जैसे पानी में जाएगा वो क्या घुल जाएगा, मुलायम हो जाएगा, तो उसका अंकुरण हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम क्या करते हैं, कपास के बीजों की बुआई करते हैं तो उससे पहले इसका क्या करते हैं, रेशों को हटाते हैं, समझ में आया? तो बड़े रेशे को लिंट बोलते हैं और छोटे रेशे को फज बोलते हैं, ठीक है। और बड़े रेशे ही क्या होते हैं, व्यवसायिक दृष्टिकोण से उपयोगी होते हैं, छोटे रेशे उपयोगी नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ भैया। फिर क्या है कि बुआई से पहले कपास, वही चीज यहाँ पर लिखी है, तो बता गए कि बुआई से पहले कपास के बीजों से फज हटाने एवं बीजों के आवरण को मुलायम करने के लिए बता रहे थे, के लिए क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्ल अथवा 1 अनुपात, ठीक है, एवं 10 अनुपात बीज काम में लेते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे टी लिंटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, टी लिंटिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि हटा के इसको छोटे रेशे को तो इसको टी फजिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, अंकुरण के लिए, कि जो आवरण क्या मुलायम हो जाए और अंकुरण अच्छा हो, ठीक है। और गोबर वगैरह से भी करते हैं, लेकिन जो व्यावसायिक विधि है वो H2SO4 के अम्ल से करते हैं, ठीक है, जर्मिनेशन अच्छा हो, समझ में आया? हाँ, फिर आगे देखिए, फिर क्या है, अब देखिए इसमें लिखा है ऐसा करने से अंकुरण भी अच्छा होता है और व्याधियों की कीट भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब सीड में मान लो पहले से अगर कीट या कोई कवक का प्रकोप है तो उससे क्या होगा, सीड ट्रीटेड हो जाएगा तो उसका प्रकोप कम हो जाएगा, आवरण मुलायम हो जाएगा तो अंकुरण अच्छा होगा, समझे कि? इसलिए करते हैं। अब अगला क्या लिखा, कपास में फूलों को स्क्वायर तथा फलों को डोडा या बॉल बोलते हैं। तो यही तो, इसी में तो वो वूल वर्म लगता है, वूल वर्म यही है। फल को क्या बोलते हैं, हिंदी में डोडा लिखा है, इसमें क्या बोलते हैं, बॉल, ठीक है। और फूलों को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, समझ में आया? तो जो वूल वर्म मतलब कपास के फल से तो रेशा प्राप्त होता है, उसी में तो वूल वर्म लगता है। तो कपास के फल को क्या बोलते हैं, वूल, और उसी में उसी से रेशा प्राप्त होता है। रेशा कहाँ, किसकी वृद्धि है, बीज भित्ति की, बीज भित्ति की क्या है, वृद्धि है। और फूलों को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, समझ में आ रहा है? जो ना लिखे वो लिख लें। अब देखिए परागण की बात यहाँ पर लिखी गई, परागण कैसा होता है, तो कपास एक बहुधा पर परागित फसल है, जैसे अरहर, अरे क्या ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। तो कपास भी क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट है, जो इसमें बातें ध्यान रखनी है। एक तो डे न्यूट्रल प्लांट है, दूसरी बात क्या है, ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप क्या होती है, कौन बताएगा? ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप क्या होती है, बताओ? 40%, 70%? हाँ, वेरी गुड श्याम भाई, बैठो। क्या होता है कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, अगर उस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में 5 से लेकर 25% उसमें क्रॉस पॉलिनेशन पाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। समझ में आया कि नहीं आया? ये सही लग रहा सिस्टम है, मन लग रहा कि नहीं है? ये तो एक दिवाली की वजह से हम सब खोल के रखते हैं जितना मेरे पास है फोन में, लेकिन फिर भी हम छोड़ो, क्या कहेंगे, हैं? हम बाधित रहते हैं ना, बाधित का मतलब समझ रहे हो? हाँ, हम तो चाहें तो सब कर दें, फिर भी देखा जाएगा क्या दिक्कत है, क्यों? चलो देखो, उस तरह अगर मैं क्वेश्चन पूछूं फिर बताऊं तो उससे मुझे सोचना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। धरा है उसको फटाफट उड़ेल दो ना, अब उतना समय तो है नहीं कि दो तीन तरह पढ़ाया जाए एक लाइन। तो ये कैसी फसल है, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड। क्या होती है, ऐसी फसलें, ऐसी स्वपरागित फसलें जिसमें 5 से 25% पर परागण पाया जाए। अब क्या लिखा, परागण किससे होगा, मधुमक्खियों द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखो, लिखा है H4 मतलब हाइब्रिड 4, ठीक है, हाइब्रिड 4, हाइब्रिड 4 विश्व की पहली संकर किस्म है, किसकी, कपास की। और जितनी फसलों की संकर किस्में हो ध्यान रखो, ठीक। तो गन्ने की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? ओ सी 205, CO 205, बैठिए, ठीक। तो H4 विश्व की पहली संकर किस्म है जिसे किसने विकसित किया, सीटी पटेल ने। तो आपसे केवल इतना ही पूछेगा, सीटी पटेल, बैठो। सीटी पटेल किससे संबंधित है, किससे, कपास से संबंधित है। गुजरात में 1970 में विकसित किया था, कहां पर विकसित किया था, गुजरात में। अब इतना नहीं पूछेगा कब विकसित किया, आपसे केवल इतना ही पूछता है कि सीटी पटेल किससे संबंधित है, H4 संकर किसकी प्रजाति है, विश्व की कपास की पहली प्रथम संकर प्रजाति कौन सी है, ठीक है। फिर क्या, गॉसिपोल नामक विषैला तत्व कपास के बिनौले में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट। तो गॉसिपोल नामक क्या होता है, एक रासायनिक एक विषाक्त पदार्थ है जो कपास में पाया जाता है, ठीक है, गॉसिपोल। इसलिए तो गॉसिपियम स्पीसीज बना, उसी से गॉसिपोल। जैसे कैप्रा हिरकस तो कैप्रिक एसिड बोल दिया, गॉसिपियम स्पीसीज से इसलिए बोल दिया गॉसिपोल, ठीक है, ठीक, ये हो गया, ठीक है। विषाक्त पदार्थ हटाएं इसको, सुनते चलो बस, है बहुत इसमें, कितने पेज, हम लिखते बहुत ज़्यादा है ना, है? हाँ, हमारे पास इस समय इकोनॉमी के 400 पेज PDF है, उसमें भी कंप्लीट नहीं है, बहुत कुछ छूटा है। भाई हम नोट्स बनाएंगे तो 800 हो जाएंगे वो फुल, फिर उसको छोटा करना पड़ेगा, है? चलो अब लिखा है, कपास के रेशों की लंबाई को मापते हैं, किससे, फाइब्रोग्राफ से। ये नोट कर लीजिए, कपास के रेशों की लंबाई को मापते हैं फाइब्रोग्राफ से, किससे, फाइब्रो मतलब फाइबर से बना है, ग्राफ का मतलब मापना, फाइब्रोग्राफ। तो कपास के रेशों की लंबाई को मापते हैं फाइब्रोग्राफ से, किससे मापते हैं, फाइब्रोग्राफ से, ठीक है। पानी है किसी को वाला है, भूख लगी है, बैठो 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 बैठो, लिख लो लिख लो लिख लो। फिर क्या लिखा है,
कपास की परिपक्वता की जांच करते हैं। हाँ लिखो इसको भी, एरियालोमीटर, इसमें एरियालो लिखा है। यार टेस्ट हो जाए ना, ओके, जो कुछ रिवाइज करना हो ऐसे करा, ठीक, मुझे बताना नहीं तो आएगा, ठीक, अंत तक कमाए और दूसरे तरीके लेके जाओ, क्यों अब देख नहीं समझे। तो अब देखिए, ये लिखिए फाइब्रोग्राफ एरियोमीटर परिपक्वता, ठीक। कपास कमेटी का गठन कब हुआ? तो ये 1921 में भारत की प्रथम कमेटी थी, जो भी कमेटी बनी फिर भी बनी, लेकिन कृषि में सबसे पहले उसमें फसलों में तो कपास की प्रथम कमेटी जो थी, कपास कमेटी, ये 1921 में बनी थी। आप लेवल का नहीं है, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक। अब क्या लिखा, एक बीज पर अगर पूछा जाए कि रेसे कितने हो सकते हैं, कितने होते हैं, तो एक बीज पर 60 से 80 हजार रेसे होते हैं। अब ये क्या है, अब ये क्या है, क्योंकि हमको जो आर्थिक भाग फसल का चाहिए होता है, तो वैज्ञानिक उसी पर काम करता है। जैसे कोई तेल की फसल है, उसमें तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए कोई तरीका ढूंढता है, कोई मतलब टेक्निक ढूंढता है, कोई रिसर्च करता है। तो चूंकि हमको रेसे चाहिए, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं कि हमको रेसे चाहिए ना, तो ऐसी प्रजाति जिसमें ज्यादा रेसे हों, ठीक है। तो एक बीज पर कितने रेसे हो सकते हैं? 60 से 80 हजार, 60 to 80 के, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कपास में बिनौला व रेसा अलग करने को क्या बोलते हैं? और मौर्य यही बताते हैं कपास में कितनी परसेंटेज कितना होता है, क्यों, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो कपास के बिनौला जो होगा सीड, उससे रेसे को अलग करने की क्रिया क्या बोलते हैं? किनिंग बोलते हैं, उसमें जिनिंग लिख के आता है। और सुनो, अब वहां पर जो बता रहे थे कि लिंटिंग वो अलग चीज है, लिंटिंग का संबंध अंकुरण और मुलायम करने से, रेसा वहां पर भी हटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा रेसा हटाएंगे जो हमको चाहिए होता है व्यवसायिक दृष्टिकोण से, तो काम वही कर, लेकिन अर्थ दोनों का पर्पस क्या है, अलग अलग है। तो कपास के बिनौले से रेसे को अलग करने की क्रिया को गिनिंग कहते हैं। पूछा जाता है गिनिंग का संबंध किस फसल से? कपास से। एक होता है तिराक, जानते उससे क्या होता है? हाँ, जब जो मतलब हाँ बॉल है वो बेकार हो जाए, ठीक है। और या कितना होता है? 33%, ध्यान रखना 33%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखिए स्पेसिंग के बारे में लिखा है। अब देखिए अमेरिकन कपास जो है उसमें स्पेसिंग 60 30 सेंटीमीटर, ये किसकी है? देसी की। डी फॉर देसी है, शॉर्टकट में लिखा है डी फॉर देसी और बी फॉर विदेशी, ठीक है। अमेरिकन में 60 45 सेंटीमीटर है, और हाइब्रिड में रखते हैं 20 60 सेंटीमीटर, 120 है, ठीक है। ये अमेरिकन का है, मतलब हाइब्रिड का, अमेरिकन का, देसी का, ठीक है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा फिलहाल। अब देखिए काम की चीज, कपास जो है इसके पौधे में दो प्रकार की शाखाएं होती हैं, एक वेजिटेटिव होती है, एक जननिक होती है, रिप्रोडक्टिव। तो कपास में कितने प्रकार की शाखाएं? एक होती है मोनोपोडियल और एक होती है सिम्पोडियल। अब यहाँ पर काम की कौन सी होती है? हाँ देखो, वनस्पतिक शाख या वनस्पतिक जो शाखाएं हैं उनको मोनोपोडियल कहते हैं। उससे हमको मतलब, हमको तो फल से मतलब है ना, तो रेशा किससे फल से प्राप्त होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं? वूल बोलते हैं। तो सिम्पोडियल जो ब्रांचेस होती है इनको ही फली देने वाली शाखाएं कहती है। इनसे ही फल प्राप्त होगा और फल से रेशा प्राप्त होगा। रेशा किसका होता है? सेलुलोज का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इतना समझ में आया कि कौन सी काम की होती है? सिम्पोडियल। और इसमें अगर पूछे कि मतलब एक होता है आपका रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस कौन सी है? सिम्पोडियल। फूल तो उसी में होगा और वो वेजिटेटिव होंगी या कायिक होंगी। अब उस क्रम क्या होता है? कच्छस या एक्सिलरी या सोलिटरी, ठीक है। फिर कपास के फल को क्या बोलते हैं? कूलर या कॉटन वूल, वही पहले ऊपर लिखा था, ठीक है। अब क्या है, इसमें बीज और रेशा भरा होता है, किसमें? उस फल के भीतर। फल के भीतर तो बीज रेशा हो, मतलब बीज में रेशा है चिपका हुआ, और बीज किसमें होगा? फल के भीतर ना, तो फल के भीतर लिखा हुआ, लिखा है इसमें, किसमें? फल में। फल में बीज और रेशा भरा होता है, उसी के भीतर होते हैं। अब दो चीजें लिखी, बीज कपास, सीड कॉटन। तुम उसको क्या, उसको घर ले जाओगे क्या? तो यहाँ देखो दो पे होगा, क्यों जिसान बताओ, यहाँ देखें, जिसान देखा कहा, इसको देखो यार। देखिए बीज कपास सीड कॉटन, तो सीड कॉटन क्या है? बीज प्लस बीज भी होगा बीज के साथ। अभी इसको हम रेसे से अलग नहीं किया। और कपास बीज कॉटन सीड, रेशा रहित बीज या केवल बीज या बिनौला, ठीक है। इसमें रेशा नहीं होगा। तो सीड कॉटन क्या होगा? सीड कॉटन रेशा प्लस बीज होगा। कॉटन सीड क्या होगा? रेशा रहित बीज होगा या बिनौला। समझ में आया? चलो अब देखिए वर्गीकरण, जो उसमें लिखा है गॉसिपियम स्पीसीज। अब देखिए कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो हचिंसन ने इनको वर्गीकृत किया था। हचिंसन ने क्या किया था? 1947 में कपास को 4 वर्गों में बांटा, ठीक है। तो पहला है गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम अर्बोरियम। इसकी जो प्रमुख प्रजातियां हैं लोहित ब्रेनार है, जो पूछी जाती हैं। लोहित ब्रेनार इसमें कपास की प्रजातियां हैं, लेकिन उसमें से भी किसकी प्रजातियां हैं? गॉसिपियम अर्बोरियम की। अच्छा देखो इसने इसमें गॉसिपियम स्पीसीज क्यों लिखा? क्योंकि जितनी भी कल्टीवेटेड है, अगर जंगली 3 होती है, कल्टीवेटेड होती तो एक हम लिख देते, मान लो और हैं 4 बताई ना, तो 3 जंगली होती, केवल ये कल्टीवेटेड होती तो वहां गॉसिपियम अर्बोरियम लिख देते। लेकिन सभी की खेती होती है, इसलिए उसमें केवल क्या लिखा है? गॉसिपियम स्पीसीज। तो गॉसिपियम अर्बोरियम इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं लोहित और ब्रेनार। इसको पुराने विश्व का कपास भी कहते हैं। किसको? गॉसिपियम अर्बोरियम को। गॉसिपियम अर्बोरियम क्या बोलते हैं? पुराने विश्व का कपास किसे बोलते हैं? लिखा है नोट्स में तुम्हारे, तो लिख लो ना, ठीक है। पुराने विश्व का कपास किसे बोलेंगे? गॉसिपियम अर्बोरियम। और यह भारत में लगभग 19% क्षेत्रफल पर उगाई जाती है। भारत में जितने क्षेत्र, जितना भी कपास की खेती होती है क्षेत्रफल पर, उसमें से उस संपूर्ण क्षेत्रफल में से 19% क्षेत्रफल किसका है? गॉसिपियम अर्बोरियम का है, जिसको पुराने विश्व का कपास कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। कितनी? 26। किसमें? पुराने विश्व के कपास या गॉसिपियम अर्बोरियम में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। फिर क्या लिखा है इसमें? इसे निम्न 3 किस्मों से विभाजित किया गया, मतलब वैरायटी या उसकी मतलब कह सकते हैं उसकी जरूरत, उसका पर्पस है। इसको 3 भागों में, जैसे ओरेस टाइप, इंडिका जापान का है उस टाइप से। तो पहला क्या? वैरायटी टिपिकम, ठीक है, सब स्पीसीज। टिपिकम क्या है? ये किसकी क्लासिफिकेशन है? सब क्लासिफिकेशन अर्बोरियम का। तो इसमें क्या होता है? एकाच और बहुवर्षीय है, ठीक है। गंगा के मैदानी भागों में उगाई जाती है। ये सब आपको पढ़ना नहीं है, मतलब लिखा तो मैं पढ़ दे रहा हूं। फिर एक है वैरायटी हेजलेक्टम, तो ये क्या? संयुक्ताक्षीय एक वर्षीय है या पूर्वी बंगाल तथा आसाम में उगाई जाती है। फिर है एक आपकी सोरम, सरनम, ठीक है। और ये संयुक्ताक्षीय एक वर्षीय है और इसका रेशा सूखा, बारीक और मध्यम लंबाई का होता है। तो आपको वैरायटी 3 सब नहीं याद रखनी, गॉसिपियम अर्बोरियम याद रखना है, गुणसूत्रों की संख्या 26 याद रखनी है, उसको पुराने विश्व का कपास कहते हैं, लोहित ब्रेनार की प्रमुख प्रजातियां हैं, ठीक है। फिर है गॉसिपियम हर्बेसियम दूसरी, तो इसकी जो प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं? दिग्विजय और संजय और दिग्विजय, उसकी तो थी लोहित और ब्रेनार। किसकी थी? गॉसिपियम अर्बोरियम की। कितने गुणसूत्र? 26, ठीक है। क्या बोलते हैं? पुराने विश्व का कपास। फिर देखिए गॉसिपियम हर्बेसियम, ठीक है। इसकी प्रमुख प्रजातियां क्या हैं? दिग्विजय, संजय। इस वर्ग की उपजाति फ्रूटेंस है, ठीक है। वो भारतवर्ष में उगाया जाता है, ठीक है। इसकी ही एक उपप्रजाति है फ्रूटेंस। इसको भारत में क्या करते हैं? उगाते हैं, ठीक है। अच्छा, भारत में जो प्रजाति उगाई जाती है किसकी है? किसकी प्रजाति है? हर्बेसियम की है उपप्रजाति, लिखा ना। इसकी उपजाति फ्रूटेंस भारत में उगाई जाती है। इसकी खेती भारत में लगभग 8% क्षेत्रफल पर की जाती है। एरिया याद रखना है। और एग्जांपल के कच्छ से लेकर चेन्नई तक एरिया जो है उसमें खेती करते हैं। आपको केवल ध्यान रखना है गॉसिपियम हर्बेसियम इसकी प्रमुख प्रजाति संजय दिग्विजय, गुणसूत्र संख्या 26। तो अर्बोरियम में कितनी? 26। हर्बेसियम में कितनी? तो 2 याद रखो, बाकी 52, तो 4 ही तो है। तो हर्बेसियम और अर्बोरियम कितने? 26, बाकी फिर 52 हो गए। और इसका बीज और रेशा छोटा होता है, विशेषता उससे मतलब। फिर क्या है? गॉसिपियम हिरसुटम,
इसमें क्या है, गंगानगर अगेती है और बीकानेरी नरमा और महालक्ष्मी, ये इसकी क्या है, प्रमुख प्रजातियां हैं। ठीक है, इसे नए विश्व का कपास व अमेरिकी कपास के नाम से जाना जाता है। तो गॉसिपियम आर्बोरियम को पुराने विश्व का कपास कहा जाता था। नए विश्व का कपास किसे बोलेंगे, गॉसिपियम हिरसुटम को, यहाँ पे एल लिखा है वो टी होगा। ठीक है, तो इसे नए विश्व का कपास बोलते हैं या इसी को अमेरिकी कपास भी कहा जाता है ना भैया। और इसकी खेती कहाँ कहाँ पर, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में की जाती है। इसको क्या बोलते हैं, नए विश्व कपास और अमेरिकी कपास। ठीक है, और गुणसूत्रों की संख्या 52, वहां 26 अर्बोरियम और हर्बेसियम में 26 और इसमें इसकी प्रमुख प्रजातियां महालक्ष्मी, गंगानगर गेती और नरमा, बीकानेरी नरमा। ठीक है, अब देखो इसका रेशा पतला चमकीला था, 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 52 होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसी की खेती होती है, इसकी खेती गॉसिपियम हिरसुटम की, जो कि क्या है, अमेरिकी कपास या नए विश्व का कपास। तो भारत में अगर पूछे कि चारों स्पीशीज में से सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है, गॉसिपियम हिरसुटम की होती है। कितने क्षेत्रफल पर, 36% क्षेत्रफल पर। कितने गुणसूत्र होते हैं, 52। इसको और क्या बोलते हैं, नए विश्व का कपास या फिर अमेरिकी कपास। वेरी गुड। ठीक है, प्रमुख प्रजाति का गंगानगर गेती, बीकानेरी नरमा और महालक्ष्मी। महालक्ष्मी जरूर ध्यान रखिएगा, महालक्ष्मी किसकी प्रजाति है, महालक्ष्मी और वरलक्ष्मी। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, आगे देखिए। फिर एक और है गॉसिपियम बार्बेडेंस। ठीक है, तो इसकी 2 प्रजातियां हैं, सोबिन सुजाता। ठीक है, सोबिन सुजाता किसकी प्रजाति है, गॉसिपियम बार्बेडेंस की। तो अन्य नाम इसको और क्या बोलते हैं, इसी को गॉसिपियम बार्बेडेंस क्या नाम, जैसे उसको जैसे अर्बोरियम क्या बोला, पुराने विश्व का कपास, और हिरसुटम को क्या बोला, नए विश्व का कपास या अमेरिकी कपास। उसी प्रकार से जो गॉसिपियम बार्बेडेंस है, इसके भी अन्य नाम है। इसको पेरू या मिस्री, मतलब मिस्र जो है इजिप्ट, उससे बना मिस्री या समुद्री द्वीप कपास अथवा इजिप्टियन या आइलैंड या सूडान कपास के नाम से भी जानते हैं। समझ आया, तो इसका नाम है। फिर क्या भारत में सबसे कम क्षेत्रफल पर इसकी खेती होती है, किसकी, गॉसिपियम इसकी बार्बेडेंस की। और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 52 होती है। क्षेत्रफल इसका बहुत कम है, 0.2%। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, हिरसुटम का, कितना, 36%। इसी को क्या बोलते हैं, नए विश्व का कपास और अमेरिकी कपास। इसकी प्रमुख प्रजातियां क्या हैं, महालक्ष्मी, गंगानगर गेती, बीकानेरी नरमा, गुणसूत्र संख्या 52। वेरी गुड, वही ध्यान रखना। फिर क्या है इसमें कि यह विश्व की सर्वोत्तम कपास मानी जाती है, खेती का मतलब, लेकिन विश्व की सर्वोत्तम सबसे उत्तम कपास मानी जाती है किस्म में। ठीक है, तीनों में सबसे उत्तम किस्म कौन सी है, गॉसिपियम बार्बेडेंस। इसका रेशा बारीक चमकीला है, देखो रेशा भी लंबा होता है। ठीक है, कितना होता है, 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर क्या इसका उटाई गिनिंग परसेंटेज कितना होता है, 30%। लेकिन इन जनरल कितना होता है, 33%। वही आपसे पूछा जाएगा, पूछेगा गिनिंग का संबंध किससे है, सीटी पटेल का संबंध किससे है, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। इसका संबंध किससे है, उसका संबंध किससे है, इनका संबंध किससे है, क्यों ऋषि। अब देखिए क्षेत्रफल उत्पादन की बात करते हैं। क्या पूरे विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का प्रथम स्थान है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। फिर क्या, लेकिन विश्व में उत्पादन के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य क्या है, गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं, चेंज हो गया, चेंज है। ठीक है, फिर क्या, जलवायु, तो कपास खरीफ की फसल है, तो मतलब आर्द्रता होनी चाहिए, गर्म एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। तो जिसकी वृद्धि के लिए कितना, 16 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या अधिक टेम्परेचर ताप चाहिए। फसल के अंकुरण यानी बीजों के अंकुरण के लिए कितना, 16 डिग्री सेंटीग्रेड, और वनस्पतिक वृद्धि के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान आपसे पूछेगा, जो चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं। फिर कपास की खेती जो होती है 60 से लेकर के 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जा सकती है। अब मुझे क्वेश्चन बताइए, 3 प्रकार की खेतियां होती हैं, ड्राई 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 फार्मिंग ना, ड्राई फार्मिंग, फिर एक होती है ड्राई लैंड फार्मिंग, और एक होती है रेनफेड फार्मिंग। जिससे पूछेगा वो बताएगा। तो ऋषि बताओ, ड्राई फार्मिंग में कितना मीन एनुअल रेनफॉल कितनी होती है, बताइए हमको, सीधे डाटा बताओ कितनी रेनफॉल होती है। ड्राई फार्मिंग जो की जाती है उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जो मीन वार्षिक वर्षा होती है 750 मिलीमीटर होती है। और इस ड्राई फार्मिंग वाले क्षेत्रों में जहां पर 750 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर कितनी अवधि वाली फसलों की खेती होती है, 75 दिन वाली, जिनकी जीवन काल 75 दिन का होता है, उनकी फसलों की खेती ड्राई फार्मिंग जहां पर होगी, मतलब क्षेत्रों में होगी, वहां पर उन क्षेत्रों में 75 दिन वाली फसलों की खेती की जाएगी, वहां पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर होती है। फिर उसके बाद आता है आपका ड्राई लैंड फार्मिंग, हाँ 1150 ड्राई लैंड फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि 750 से लेकर के 1150 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। और यहाँ पर कितने दिन की, 75 से लेकर के 120 दिन की फसलें होती हैं। ठीक है, और फिर एक लास्ट में होता है रेनफेड फार्मिंग, वर्षाधारित, मतलब उसमें वर्षा खूब होगी। तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है कितनी, 1150 से मिलीमीटर से अधिक होती है। और यहाँ पर मतलब कि हम क्या कर सकते हैं कि मतलब 120 से 140 मतलब 4 दिन वाली फसलों की खेती कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ड्राई फार्मिंग होती है, यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग नहीं कर सकते, केवल एक ही फसल ले सकते हैं, मोनोक्रॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें है, इसमें हम कर सकते हैं क्योंकि वर्षा इसके बीच में, और यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, सोल क्रॉपिंग सब कुछ कर सकते हैं, पानी है यहाँ पर। समझ गए, नहीं समझे। तो ड्राई फार्मिंग 750 मिलीमीटर, ड्राई लैंड फार्मिंग 750 से 1150 मिलीमीटर, और रेनफेड फार्मिंग 1150 मिलीमीटर से ज्यादा। ठीक है, तो कपास की खेती जो है 60 से लेकर के 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जा सकती है। फिर आगे देखिए, फिर क्या है, भूमि। ठीक है, भूमि क्या है, भारत में कपास की खेती काली मिट्टी में होती, काली कपास में बोलते हैं। और इसका पीएच कितना चाहिए, 5 से लेकर के 8.5। आप देखिए बीज की बुआई तो उत्तरी भारत में 25 मई तक करते हैं, क्योंकि किस सीजन की क्रॉप है, खरीफ सीजन की क्रॉप है। ठीक है, और या 25 जून से 15 जुलाई में। और तमिलनाडु में कब करते हैं, 15 सितंबर से अक्टूबर में। तो सितंबर वाली मतलब ये किस सीजन के रूप में ली जा रही है, रबी सीजन के रूप में, तमिलनाडु में इसमें करते हैं। वैरायटीज की बात करें तो देसी कपास की प्रजातियों से लोहित है। ठीक है, तो लोहित क्या है, सूखा सहनशील, लाल रंग का इसका पौधा होता है, और 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज है। फिर दिग्विजय है, प्रताप कृषि 1 है, ये आसिंचित क्षेत्रों के लिए, गिरनार है, ठीक है, आरजी 8 है, तो देसी प्रजाति हो गई। फिर उसके बाद अमेरिकन किस्में कौन सी है, बीकानेरी नरमा, तो ये 160 से 180 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। गंगानगर गेती, ठीक है, सुजाता, सुबिन, तो पीछे पड़ी हो। फिर RRS 89 सिंध क्षेत्र हेतु RS 2013, RSP 875 ठीक है। फिर संकर कपास की किस्म है, तो H4 क्या है, संकर कपास किस्म है। ठीक है, कपास ये विश्व की कपास की प्रथम क्या व्यवसायिक संकर किस्म है थी, जो डॉक्टर सीटी पटेल द्वारा 69 में गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया। ठीक है, इट इज क्रॉस ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक मतलब क्या समझते हो, क्या मतलब एक ही मतलब स्पीसीज में जब क्रॉस कराया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या 2 स्पीसीज थी, क्या थी, G67 और अमेरिकन नेक्टरलेस, इनके मध्य क्रॉस कराया गया, तब क्या बनी थी, हाइब्रिड 4 बनी थी। ठीक है, वारालक्ष्मी, तो ये पहली इंटर स्पेसिफिक थी, इंट्रा स्पेसिफिक थी, इंटर का मतलब विदिन, मतलब उसी स्पीसीज में। इसमें क्या था, गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बार्बेडेंस। तो इसमें क्या स्पीसीज मतलब देखिए, स्पीसीज क्या है, इसमें अलग अलग है ना, जीनस तो एक है, स्पीसीज अलग है। तो इसमें क्या है, क्या बनी, वारालक्ष्मी। ठीक है, और ये UAS धनबाद कर्नाटक से रिलीज हुई थी। ठीक है, और फिर क्या है, मरु विकास, बहुत पूछा जाती है, मरु विकास किसकी प्रजाति है, कपास की, कैसी है, संकर है, राजस्थान, इसको राजस्थान या RAJ HH16 के नाम से भी जानते हैं, और राजस्थान की प्रथम हाइब्रिड किस्म है, और ये इंट्रा हिरसुटम ऑफ हिरसुटम की
क्या है, मतलब इसको राजस्थान में इसके नाम से जानते हैं, राजस्थान में छोड़ो। अब जैसे सविता सूर्या क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक है, ठीक है, ये भी संकर प्रजातियां, इंट्रा स्पेसिफिक छोड़ो, बस नाम है। MCU 5 अत्यधिक लंबा रेशा होता है, ठीक है। धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, महालक्ष्मी, वारालक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी, हाँ, और खाली लक्ष्मी हो तो मक्का, धनलक्ष्मी, महालक्ष्मी, वारालक्ष्मी, धन महा वहा, मतलब धन महा वारा, ठीक। बीटी के पास, तो इसकी बीटी के पास क्या है, अंकुर, MECH 4 162, RCH 138, बॉल गार्ड, अंकुर ध्यान रखना बस इसमें, अंकुर किसकी है, बीटी के पास किसमें। सीड रेट की बात करेंगे तो देसी के पास की दर 15 से, अब जो भी आपको लिखाया गया हो वो भी सही है, यहाँ लिखा है ना थोड़ा करके, लिखा लिखा है, एक कापी ना, ये नोट्स बने हैं, 4-5 कागज बने, तो दोनों लिख लिया। तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 15 से 18, किसका, देसी का। डिस्टेंस बताया 45-60 गुणे 15 सेंटीमीटर। अगर देसी कपास के बीज छोटे होते हैं, पौधे पतले और सीधे होते हैं, डोंडे मतलब फल फूल के पकने के बाद भी रुई नहीं झड़ती, रेशा आकार में छोटा मोटा होता है, कीट व रोग कम लगते हैं। अमेरिकन कपास, तो अमेरिकन कपास की बीज 15 से 20 किलोग्राम या 18 से 20 किलोग्राम। डिस्टेंस 60 30 सेंटीमीटर। पादप संख्या इसमें प्रति हेक्टेयर देखेंगे तो लगभग 55,000 प्रति हेक्टेयर होती है। इस कपास के बीज बड़े आकार के होते हैं, ठीक है, पौधे बड़े व झाड़ीनुमा होते हैं, रुई चमकीली पकने पर झड़ती है, देसी वाले नहीं झड़ती है, ठीक है, और रोग का प्रकोप अधिक होता है, रेशा पतला लंबा होता है, कितना 2 सेंटीमीटर से कम होता है। संकर कपास की बात करेंगे, संकर कपास की बीज दर कितनी होती है, 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 2 किलोग्राम कहीं 1.5 से 2 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, 2 से 3 ही सही है, इतनी कम नहीं होती। डिस्टेंस क्या है, 100 गुणे 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्लांट पॉपुलेशन कितनी होगी, 13,388 प्लांट। डिस्टेंस याद रखेंगे तो प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो बीटी कपास के साथ बीजों के साथ 20% नॉन बीटी सीड भी दिए जाते हैं, जिन्हें लगाना आवश्यक होता है, जिससे कपास के डोडो मतलब फल की लटे बीटी कपास के प्रतिरोधी नहीं होती हैं। बीटी कपास के खेत के चारों ओर 20% क्षेत्रफल में नॉन बीटी कपास उगाना रिफ्यूजिया टेक्निक कहलाता है, जानते हो कि नहीं बताया, देखो यार। तो इसमें क्या करा है, बीटी कपास के साथ मतलब 20% नॉन बीटी सीड होते हैं, दिए जाते हैं। तो जैसे देखिए एरिया है, तो मान लीजिए 80% एरिया पर क्या है, बीटी लगा हुआ है, इस बीटी कपास का बीज है, और बाहर जो एरिया 20% बचा हुआ है उसमें लगेगा कपास का, लेकिन वो क्या होगा, नॉन बीटी होगा। इससे क्या होगा कि जो रोग का प्रकोप है वो उसमें आसानी रहेगा, कम रहेगा। और इसी मतलब कि 80% क्षेत्रफल में भीतर बीटी लगा, बीटी का सीड लगा है, और बाहर चारों तरफ 20% क्षेत्रफल में नॉन बीटी लगा है। इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, रिफ्यूजिया टेक्निक बोलते हैं। तो रिफ्यूजिया टेक्निक किससे संबंधित है, कपास से, इसलिए कपास इंपॉर्टेंट, इसलिए हम रिवीजन करवा रहे हैं। फिर देखिए बीटी कपास की भारत में स्वीकृति 2002 व व्यावसायिक उत्पादन 2002 से 3 में होना शुरू हुआ। क्योंकि बीटी क्यों, बीटी का मतलब क्या है, बीटी का मतलब बेसमेंट थ्यूरिंजियसिस बैक्टीरिया के द्वारा वो प्रोटीन जीन डाली गई थी कि पिंक उर्वरक का प्रकोप न लगे, तो ऐसा भ्रांति मारी, अब खाते तो है नहीं इसको, भ्रांति थी कि इसमें दूसरे जीव का जीन डाला गया ये वो, लेकिन बाद में इसको जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड आई तो खाते हैं हम लोग तेल, उसको भी आप स्वीकृति मिली, सीधे नहीं दी जाती है, समझे नहीं समझे। अब देखिए खरपतवार इसमें है, तो एल्ला क्लोरासो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व, बेतालीन या ब्लूक्लोरीन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अंकुरण बुआई से पूर्व क्या करते हैं, डाल देते हैं। फिर क्या डायूरोन अंकुरण से पूर्व, ये उससे मतलब नहीं है। और कपास में कभी-कभी 2,4-D खरपतवार नाशी काम में नहीं लेते, क्योंकि यह पौधों पर विषैला प्रभाव डालता है, तो इसके प्रयोग से कपास की पत्तियां अंगुलीनुमा हो जाती हैं, ठीक है। खाद उर्वरक इससे मतलब नहीं। सिंचाई, तो सिंचाई में क्या है, 3 स्टेज अंकुरण की अवस्था, क्योंकि 5 से 12 दिन बुआई के दिन के बाद आएगी, और फिर सिम्पोडियल ब्रांचिंग। अब तुम खड़ी हो, सिम्पोडियल मोनोपोडियल ब्रांचिंग में से कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्यों, बैठो बैठो, बच गई, सही बता रही है। हाँ, तो सिम्पोडियल ब्रांचिंग ये क्या होगी, क्रिटिकल स्टेज होगी, जैसे उसमें पुष्पन से पूर्व, हाँ, तो उसमें सिम्पोडियल ब्रांचिंग के पहले थोड़ा सा इतने दिन पर 60 से 70 दिन बुआई के बाद ये आएगी, तब हम सिंचाई करनी है, और फिर फ्लावरिंग स्टेज पर, ठीक है, पहले 90 से 100 दिन में, ठीक। तो ये हो गई। अब क्या कूलर बनने की स्टेज कितनी होती है, 125 दिन पर कूलर यानी फल बन जाता है, जिसको हिंदी में डोडो बोलते हैं, इंग्लिश में फूल बोलते हैं। कूलर पकने की स्टेज 140 दिन पक जाएगा, ठीक है। और इसकी पहली और महत्वपूर्ण सिंचाई 40 दिन बाद करते हैं। अगर सब में देखा जाए तीनों में से 40 दिन बाद करनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दैहिक विकार में क्या है, तिराक, तो गांठ का परिपक्व होने से पहले फट जाना, ठीक है, सीड बॉल उसको तिराक बोलते हैं। क्षारीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी से होता है, किसमें, क्षारीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी से तिराक होता है। फिर लिटिल लीफ, तो जिंक तत्व की कमी से होता है। क्रिंकल लीफ मैग्नीज की अधिकता से होता है, ठीक है। फिर क्या है, कपास की गुण, अब ये बहुत बड़ा है इसमें, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लो क्या है कि रेशे की लंबाई, तो लॉन्ग मीडियम स्मॉल 3 मतलब वर्गों में बांटा गया है। तो लॉन्ग रेशा क्या होगा, उसमें लंबाई क्या होगी, 2.5 सेंटीमीटर से क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। क्या लिखा है, अधिक लिखा है, उल्टा होता है। तो इसमें जैसे ऐसी प्रजातियां कौन कौन सी हैं जिसमें रेशे की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, सुजाता, वरलक्ष्मी H4 AF 414 HH 131। फिर मीडियम की रेंज क्या है, 2.2 से 3.3 सेंटीमीटर। तो इसमें महालक्ष्मी, हप्पी और प्रमुख किसकी प्रजाति है, ये पूछा गया है। चलो किसी की हो। स्मॉल, इसमें क्या है, 2.2 सेंटीमीटर से कम होगा। लोहित, श्यामली इसकी क्या है, प्रजाति है। तो आपको नहीं रखना है लॉन्ग मीडियम इतना डीपली, लेकिन लिखा है किताब में ही, आप लिखा है, लेकिन अब सुन लीजिए। फिर रेशे की, ये तो रेशे की लंबाई का एक पैमाना हो गया गुण में। फिर रेशे की बारीकी, कितना बारीक है, तो वेरी फाइन जो होगा इसकी जो तब की जो कितना पतला होगा, तो ये क्या होगा, 3 माइक्रोग्राम से कम होगा। फाइन होगा 3 से 3.9 माइक्रोग्राम होगा। एवरेज मतलब औसत फाइन होगा, फाइन मतलब कितना बारीक है, वो 4 से लेकर 4.9 माइक्रोग्राम होगा। कोर्स थोड़ा सा मोटा होगा, 5 से लेकर 5.9 माइक्रोग्राम होगा, और ज्यादा मोटा होगा 6 माइक्रोग्राम होगा, ठीक है। फिर क्या है, रेशे की शक्ति कितनी, तनाव शक्ति, खींचा टूटे ना, तो अगर बहुत मजबूत है तो क्या है, 44 क्या है 1000 kg में, मतलब तनाव क्षमता है, मात्रक है। फिर क्या मजबूत है तो 40 से 43, औसत है तो 35 से 39, कमजोर है 30 से 34, बहुत कमजोर है तो 30 से कम, ठीक है। फिर क्या है, रेशे का चिकनापन, कितना वो चिकना है, सॉफ्ट है, मुलायम कितना है, स्मूथ। तो रेशे का मतलब ये भी उसका गुण है। रेशे का रंग और 2.5%, तो जिन जातियों में रेशा बिनौले की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है वह प्रजातियां क्या मानी जाती हैं, हमको तो रेशा चाहिए ना, बिनौला होना चाहिए, ज्यादा अच्छा, जिससे ज्यादा रेशा प्राप्त होगा हमें अच्छी प्रजातियां होंगी। फिर रेशे की परिपक्वता, कितनी जल्दी पक रहा है, कितनी देर में पक रहा है, कैसा पका, नहीं पका, क्या पका, फल, ठीक है। रेशे की समानता, मतलब कहीं मोटा कहीं पतला, कहीं ये कहीं वो, समानता होना चाहिए। गांठों की संख्या, तो समान दूरी पर गांठों का होना अच्छा माना जाता है, इसी गुण को क्या बोलते हैं, मतलब कहीं गांठें ज्यादा कहीं कम, जैसे। तो इसको ये मौर्य सर आपको बताए होंगे, क्यों, नेपिनेस के बारे में नहीं जानते थे, वो भी कहते हैं, ये भी है, ज्ञान की किताब में लिखा है, ज्ञान पब्लिकेशन किताब बोलना, तो नेपिनेस समझे नहीं, वो भी सही है। फिर आर्द्रता, मतलब कपास कितनी जल्दी नमी को सोख लेती है, ये भी गुण है। फिर काउंट की काउंट मतलब क्या, 840 गज लगभग 740.6 मीटर लंबे सूत का एक हैक होता है, और 453.6 ग्राम रुई से जितने हैक बनते हैं उसे एक काउंट कहते हैं। मतलब क्या है कि इतना वेट कपास का लेंगे, उससे उस रुई से जितने हैक बनेंगे उसे एक काउंट बोलेंगे। और हैक क्या होता है, क्या लिखा है कि इतने गज मतलब दूरी मतलब है लगभग इतने मीटर लंबे होते हैं, और उससे उसको एक हैक बोलते हैं। और एक हैक कितने ग्राम के बराबर होगा, उसको एक काउंट बोलेंगे, उससे मतलब नहीं कंफ्यूज होगे, ठीक है। अब रोग, जैसे कपास का बिल टूटा है, रूट रॉट है, ठीक है, फूल रॉट, एंथ्रेक्नोज, कीट में इंपॉर्टेंट है क्या है,
बिल्ट फ्यूजेरियम चलेगा, कपास की लटे वुलवर्म, तो अमेरिकन वुलवर्म का हेलिकोवर पार में जरा वो जो उसमें लगता है वही वो लोड करके चलाता है, इसमें लग जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही फसल पर अपना जीवन व्यतीत करे। अब ये किस ऋतु की फसल है और इसमें चना किसकी है, तो रबी में खा पी के फिर चलाएगा, समझे, तो वही है। और पिंक वुलवर्म क्या, पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला, तो पिंक वुलवर्म इंपॉर्टेंट है, पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला मुख्य कीट लिखा है इसमें। और स्पॉटेड वुलवर्म क्या, एरियाज इंसिवल्ना, ठीक है, लीफ ब्लोअर है, साइलेप्टा टेरोपेटा, ठीक, तो ये इसका पिंक वुलवर्म खाली इंपॉर्टेंट है, पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कपास में लटों का नियंत्रण, तो बीटी वैरायटी को ग्रो करो, लटों का मतलब कि जो उसमें रोग लग रहा है, पिंक वुलवर्म बीटी वैरायटी ग्रो करनी चाहिए, फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए, एनपीपी यानी न्यूक्लियोटाइड पॉलीहाइड्रेट वायरस का 250 से 500 लीटर मतलब इक्विवेलेंट प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। और डाइमेथेट का स्प्रे करो, बीटी घोल का स्प्रे करो, वो उपाय लिखें। कपास के रस चूसने वाले कीट खुद का, ठीक है, जैसे होती है, ठीक है। फिर सफेद मक्खी, रेड कॉटन बग, कपास के रुई को टाई करते समय लाल रंग से रंग देती है, कौन, रेड कॉटन बग, ठीक है। फिर उपज देखो, देसी कपास की क्या लिखा, 80 से 100 नहीं होगी, 8 से 10 होगा, ठीक है। और हाइब्रिड के 25 से 30, अमेरिकन के 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक, तो ये हो गया खत्म। कुछ समझ में आया है, नहीं आया, कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। हाँ चलो, अभी कल गन्ना पढ़ा देंगे, गन्ना पढ़ाएं, तम्बाकू पढ़ाएं, है तम्बाकू पढ़ाएं, अच्छा तुम्हारा वो लॉगआउट करते हैं, है ना, पोल खुल जाएगी, नहीं इसमें वो भी खोलते हैं ना भैया, ठीक। हम मतलब कि वो तो मैं अब नहीं खाऊंगा, क्या हुआ, ठीक है भैया, मुझे कैसा लगा, ये सबको अच्छा नहीं लगा, है अच्छा लगा, है हाँ।
एक सीट पे दो लोग बैठ जाइए तुरंत। एक सीट पे तुरंत दो लोग बैठ जाइए, टाइम वेस्ट ना करो। हाँ, और ये पेपर बांट दीजिए। एक सीट पे दो लोग तुरंत, लाइन में थोड़ा सीधा कर लो, इज्जत से बैठना तो सीख ही लो। एक साल हो गया हम लोगों ने बैठना ही नहीं सीख पाया। जल्दी बैठ जाइए। हाँ, और बात करने की कोशिश कोई नहीं करेगा। ये नकल तो नहीं कर रहे हो? जीएस का भी हुआ है। जीएस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ लो। अब अंतिम समय में अंतिम चल रहा है। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, हर चीज देख रहे हो, अजब अजीब लेवल करा रही है। और नए क्वेश्चन काफी मिल रहे होंगे। कल की क्लास जो होगी उसमें भी काफी नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आज के भी देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको पढ़ने वाले छात्र कहाँ ज्वाइन करोगे? कोई लाइव आता है तुम्हारे में से? एक दो आते हैं। आप लोग तो सब क्वेश्चन कंप्लीट है। 5 को पहले मैं खत्म कर दिया था। हमें पता है 10 मिनट का अंतर आया था, 10-8 मिनट का। हम लोग सब क्लास किसकी कितनी शेड्यूल मुझे पता रहती है। क्या हुआ? क्यों? समानता का अधिकार है। उल्टी पड़ा करो।